हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम। हेलो मैम, आवाज नहीं है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ऑन, सब कुछ ऑन ही किया है। कुछ ऐसा स्टूपिड सा निकल के आएगा ना, मुझे पता है। लैंग्वेज, एक्सेसिबिलिटी। अब आवाज यूट्यूब लाए तो है। हाँ तो उनको बोलो यूट्यूब पे देखे, टीम्स पे नहीं देखे, यूट्यूब पे देखे। हाँ पर क्यों, पहले से यही था। अब आ रही है? नहीं आ रही है। आवाज आ रही है तो उनको बोलो, तुम्हारी आवाज जा रही है तो उनको बोलो कि भाई यूट्यूब पे देखे। हेलो। आप बोलो ना, इधर लाओ।
कहाँ गया? हाँ, मुझे नहीं पता कि क्यों तुम लोगों को आवाज नहीं आ रही है, पर YouTube पे आ रही है. So if you please go and watch it on YouTube, you'll be able to hear it. Okay, ma'am. Yes, thank you. ठीक है, ओके. ओ, हाँ, चलो हम शुरू करते हैं. ठीक है, तो पहले हम लोगों ने राइट्स पार्टनर्स हम लोगों ने कहाँ पे देखे हैं? हाँ चलो, राइट्स एंड ड्यूटीज़ हम लोगों ने देखे हैं. वो प्रॉपर सेक्शन वाइज लिखे थे हम लोगों ने, प्रॉपर सेक्शन वाइज देखे थे. यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू एलएलपी के एक्ट के अंदर उन्होंने 4 शेड्यूल्स दिए हैं. उनको यहाँ पे टीम्स पे नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन स्ट्रीमिंग पे सुनाई दे रहा है. तो मैंने उनको अभी बोल दिया है कि तुम यूट्यूब. हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही. ये गधा वेद इथे आवाज येतोय. स्ट्रीमिंगला आवाज आहे. हेलो वेद, आज आवाज आएगी तो बताना. हमारी अभी नशीब. ठीक है, आवाज येतोय वेद? हो मैम. नशीब. चला, राइट्स, लायबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स अंडर एलएलपी. फॉर गॉड सेक्स, मतलब बस अब. ठीक है, तो अब ये तो छोड़ो, ये टेक्स्ट बुक का कोई फ़ायदा नहीं है हमको अभी. बट तो एक हम लोगों ने एलएलपी पार्टनरशिप में जो देखा है वो प्रॉपर सेक्शन वाइज दिया है. यहाँ पे सेक्शन वाइज नहीं है. यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल भी है. तो उसमें जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें उन्होंने राइट्स एंड लायबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ दिए हैं. तो फर्स्ट शेड्यूल बेसिकली क्या है कि हमारा जब एक्ट खत्म हो जाता है, सेक्शन 1, 2, क्या 100, 200 जो कुछ भी सेक्शंस हैं, उसके बाद ये फर्स्ट शेड्यूल शुरू होता है. और फर्स्ट शेड्यूल उन्होंने स्पेसिफिकली डेडिकेट किया है. तो इट्स लाइक अ प्रोविजन. लॉ नहीं कह सकते, प्रोविजन है. मतलब क्या कि उसका शेड्यूल ही ये कहता है, अगर आपके अगेन एग्रीमेंट में लिखा है तो आप जैसे आपने एग्रीमेंट में लिखा है वो चलेगा. बट अगर आपके एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो आपको फर्स्ट शेड्यूल फॉलो करना है. अगर आपने एग्रीमेंट में, अच्छा अब एलएलपी के लिए एग्रीमेंट कंपलसरी है, तो ऐसा हो ही सकता है कि आपका रिटन एग्रीमेंट है लेकिन आपने उसके रिलेटेड राइट्स, लायबिलिटीज, ड्यूटीज के रिलेटेड नहीं लिखा है. ओके, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है, उसका कोई फॉर्मेट लिखना कंपलसरी नहीं है, बस रिटन में होना चाहिए. तो उसमें ऐसी कुछ चीज़ें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. अगर नहीं है तो फर्स्ट शेड्यूल रेफर करना है. अगर है तो जैसा आपने अपने एग्रीमेंट में लिखा है वैसे आपको करना है. तो बेसिक मोटा मोटा क्या है राइट्स ऑफ पार्टनर्स अंडर एलएलपी. तो पहला लिखो, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट. तो ये आपको पता चल गया, याद है क्या लिखते हैं हम लोग? अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स इन मैनेजमेंट. तो अगर हम पांच लोग हैं, हम 5 पार्टनर्स हैं, और अगर हमारे एग्रीमेंट में लिखा है कि मैंने 5 लाख दिया है एज कैपिटल, आपने 10 लाख रुपए कैपिटल दिया है, तो बिकॉज आपने ज़्यादा कैपिटल दिया है या बिकॉज मैंने कम कैपिटल दिया है, आप कहते हो कि आई शुड नॉट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. तो अगर ये सबको एग्रीएबल है
मैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, आप ही 4 लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इज दिस अ वैलिड क्लॉज? यस, वैलिड क्लॉज। अगर ये आपने एग्रीमेंट में नहीं भी लिखा है लेकिन आप लोगों के अंदर एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है, जस्ट ओरली डिसाइड हुआ, इज इट स्टिल वैलिड? यस। अगर आपने लिखा ही नहीं है और आपने ओरली डिसाइड ही नहीं है तो मेरा कैपिटल कितना भी हो, माई राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट इज इक्वल। अगर लिखा है कि इसको अलाउड नहीं है पार्टिसिपेट करना और वो सब लोग एग्री करते हैं तो मुझे अलाउड नहीं है, बट अगर हमने ऐसा कोई क्लॉज लिखा ही नहीं है तो सबको पार्टिसिपेट करने का राइट है, इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। ओके, सो ये जो मैं कह रही हूँ ना, अनलेस अदरवाइज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड या अनलेस अदरवाइज रिटन इन द एग्रीमेंट, ये सबको अवेलेबल है। देन राइट टू एक्सेस बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, राइट टू एक्सेस बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। देन राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, तो आपका कितना भी कंट्रीब्यूशन हो, अगर आपने अपने एग्रीमेंट में नहीं लिखा है कि कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, कौन कितना लॉस शेयर करेगा, तो सब लोग कितना लॉस शेयर करेंगे? इक्वल, सब करेंगे कंपल्सरीली, कंपल्सरी सब करेंगे, सेम विथ प्रॉफिट ऑल्सो। देन राइट टू बी इंडेमनिफाइड, आप मुझे बताएंगे राइट टू बी इंडेमनिफाइड क्या है? राइट टू बी इंडेमनिफाइड मतलब क्या? इंडेमनिफाई मतलब क्या? फर्म को लॉस हुआ, हम किसके राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं? क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। कॉम्पनसेट, अब इंडेमनिफाई टू मेक गुड द लॉस। तो बेसिकली अगर फर्म के किसी काम के लिए, लेट्स से फर्म का टैक्स पे करना है, पार्टनरशिप का टैक्स है, क्या 30% टैक्स है, ठीक है, वो पे करना है, उसका लेट्स से 2 लाख रुपए टैक्स हमको लगा है इस साल का, वो मैं अपने जेब से पे ऑफ करती हूँ, अपने पर्सनल पैसों से पे ऑफ करती हूँ, तो अब फर्म की जिम्मेदारी है कि वो 2 लाख रुपए मुझे वापस करे, मुझे इंडेमनिफाई करे कि मैंने फर्म के लिए जो खर्चा किया है वो पैसे मुझे वापस मिलने चाहिए, ये मेरा राइट है एज अ पार्टनर। डेट, यस इट इज लॉस, नहीं एक्सपेंस तो है ना, तुम्हारे बिहाफ पे मैंने खर्चा किया है ना। और सिमिलरली डेट क्यों होगा? बोरोइंग नहीं है, पार्टनर हो ना तुम, मैंने किसी से उधार नहीं लिया है ना, क्योंकि तुम खुद पार्टनर हो। पार्टनर का एजेंसी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है एलएलपी में, कि यू आर लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, नॉट ईच अदर, बट फर्म के लिए तो तुम काम कर ही रहे हो ना। बट ऐसा तो नहीं है भी सेपरेट लीगल एंटिटी भी, तो वो तुम उसके लिए क्यों पे करोगे? नहीं करोगे। तो फर्म के अकाउंट से तुम्हारे पास पैसे आने चाहिए अगर तुमने फर्म के नाम पे खर्चा किया है तो। और उल्टा भी है, अगर फर्म ने तुम्हारे हेल्प की है कि तुम्हारे नाम के लिए फर्म, क्योंकि मैं कहती हूँ कि यार मेरे बच्चे की स्कूल की फीस पे करनी है, अभी फर्म के अकाउंट से 30,000 रुपए दे दो, मैं अगले महीने लौटा दूंगा, तो अब मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं फर्म को पैसे लौटाऊं। तो इंडेमनिफिकेशन का जो क्लॉज है वो दोनों तरफ है कि फर्म ऑल्सो हैज टू इंडेमनिफाई मी, आई ऑल्सो हैव टू इंडेमनिफाई फर्म। बट अभी हम फिलहाल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, ओनली पार्टनर्स राइट्स, है ना, तो हम सिर्फ इंडेमनिफाइड के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, राइट टू एक्ट एज एन एजेंट ऑफ एलएलपी, राइट टू एक्ट एज एन एजेंट ऑफ एलएलपी।
इसका मतलब क्या है कि मैं अगर इसका पार्टनर हूँ इस फर्म का और मैं इसके बिहाफ पे काम करता हूँ, तो मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, या मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर है ऑलरेडी। तो मैं जब अपने फर्म को रिप्रेजेंट करता हूँ तो इक्वली जितने सारे पार्टनर्स फर्म इक्वली रिप्रेजेंट करते हैं उतने मैं ही करूँगा, उतना मैं भी करूँगा। ओके, नाउ राइट लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। ये मैं शॉर्ट में लिखवा के दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसको एग्जाम में एक्सप्लेन नहीं करना है, इसको ऐसा नुसतं राइट टू इंडेमनिफाइड राइट टू हे असं लिहून मार्क मिळणार नाहीत. यू हॅव टू एक्सप्लेन एव्हरी सेंटेन्स. हाँ, एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल दो, चलेगा, वेल एंड गुड. ओके, liabilities of partners. A partner's liability is limited to the extent of their contribution to the LLP. ओके, ये दिया है सेक्शन 28 के अंडर. ओके, देन अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली, दूसरा, अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर, पार्टनर इज नॉट पर्सनली liable for the wrongful acts or omissions of the partner. Wrongful acts or omissions of partner. ओके, जैसे मैं आपको कह रही थी कि पार्टनरशिप में मेरी भी गलती अगर है तो भी हम सब लायबल है, बट एलएलपी में मेरी गलती है तो सिर्फ मैं लायबल हूँ, तुम मेरे लिए लायबल नहीं हो. दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट कि लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी. मेरे एक्ट्स के लिए, मेरे रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए ऑल अदर पार्टनर्स आर नॉट लायबल. नेक्स्ट, बट नहीं, अ पार्टनर इज लायबल और पार्टनर इज पर्सनली लायबल. Partner is personally liable for their own wrongful acts or omissions. For their own wrongful acts or omissions. Okay? Then जैसे मैं आपको कह रही थी कि मेरी गलती है तो मैं पर्सनली लायबल हो सकती हूँ. जब मैं कहती हूँ कि लायबिलिटी लिमिटेड है, तो लायबिलिटी लिमिटेड कब तक है? जब तक आपने बिजनेस में आउट ऑफ योर कंट्रोल अगर कुछ नुकसान हुआ है तो मैं लायबल नहीं हूँ. बट अगर मैंने फ्रॉड किया है, अगर मैंने कोई स्कैम किया है, अगर मैंने जानबूझ के एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, तो मैं पर्सनली लायबल हूँ. अब मैं जब कह रही हूँ कि पर्सनली लायबल हूँ, मतलब क्या? मेरे पर्सनल एसेट्स, मेरे प्रॉपर्टीज हार्म हो सकती हैं, इतना लायबल हूँ. ओके, देन नेक्स्ट, ये जो मैं अब मैं कह रही थी, इफ अ पार्टनर ऑफ LLP acts with intent to defraud creditor, acts with intent to defraud creditors, or for fraudulent purposes, the liability becomes unlimited. ओके, ठीक है.
मतलब 5 में से 3 लोग फ्रॉड में इन्वॉल्व है, 2 लोगों को खबर ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई हमको नहीं पता है कि क्या हो रहा है। बट ये जो बाकी के 3 है, अब इनकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी, उनको कुछ पे नहीं करना है, बट हम तीनों को शायद अनलिमिटेड लाइबिलिटी से पे करना पड़ेगा। ओके, देन लाइबिलिटी फॉर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। क्या है ये फॉल्स रिप्रेजेंटेशन? लिखो, इफ अ पर्सन represents themselves or allows themselves if a person represents themselves or allow themselves to believe that they are a partner, to believe that they are a partner, they are liable to anyone, they are liable to anyone who gives credit. हाँ कसला आवाज है? gives credit based on that representation. If a person represents themselves or allows to believe that they are a partner, they are liable to anyone who gives credit based on that representation. Seriously, हा कसला आवाज आहे? हाँ अच्छा, ओके, बोरिंग वाला पाणी, ओके, समज हे काय आहे, दॅट रिप्रेझेंटेशन क्या है ये? पार्टनर बाय एस्टॉपल, ओके, एंड व्हाट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट? डिफरेंस क्या है एस्टॉपल और होल्डिंग आउट में? एस्टॉपल में वो खुद खत बताता है या लोग अज्यूम करते हैं, उसकी खुद की गलती है। होल्डिंग आउट में बाकी के लोग उसे बताते हैं कि ये हमारे साथ अटैच्ड है, उसमें उसकी गलती नहीं। कहीं कुछ भी हो जाए, अगर सामने वाली पार्टी को नुकसान होता है तो ही विल बी हेल्ड लायबल इवन दो ही इज एन एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। इज ही लायबल? यस, यस, होल्डिंग आउट है या एस्टॉपल है, लाइबिलिटी उसकी आएगी ही, उसकी लाइबिलिटी आने ही वाली है। ओके, पार्टनर तो है ही नहीं ना वैसे भी, उसने अगर प्रूव किया कि उसकी गलती नहीं है तो शायद, बट ओके, देन ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। Okay, duty to act in good faith. Duty to act in good faith. Duty to disclose conflict of interest. Disclose conflict of interest मतलब क्या? कि अगर कुछ डिस्प्यूट है, कोई इश्यूज है ना, तो उसे वो सबके साथ बताने हैं, बिजनेस रिलेटेड ऑफ कोर्स, कि वो जो कुछ भी सीक्रेट्स है अपने पास नहीं रखने हैं, सारे पार्टनर्स के साथ शेयर करने हैं। ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ मतलब
बोनाफाइड मतलब क्या? गलत इंटेंशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ खुद के प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, सबके प्रॉफिट के बारे में सोचना है। करेक्ट। ड्यूटी नॉट टू compete मतलब क्या? ये मतलब है, ये सीखा है हमने, इसके पहले भी ये किया है। मतलब क्या? करेक्ट। अगर मैं मोबाइल फोन्स का पार्टनरशिप कर रहा हूँ, इसमें मैं पार्टनर हूँ, तो सिमिलरली मैं दूसरे किसी पार्टनरशिप फर्म में मोबाइल का बिजनेस नहीं कर सकता हूँ। मैं पार्टनर और कि ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि मैं एक साथ कितने फर्म्स में पार्टनर हो सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है, कोई लॉ नहीं कहता है मैं 1000 पार्टनरशिप में पार्टनर हो सकता हूँ। बट वो पार्टनर्स में बिजनेसेस जो है वो सेम नहीं होने चाहिए, सिमिलर नहीं होने चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं जो सीख रही हूँ मैं वहाँ बता सकती हूँ, वहाँ पे जो सीख रही हूँ वो यहाँ बता सकती हूँ, जो गलत है। ओके। देन ड्यूटी टू फॉलो प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। ऑफ कोर्स आपने जो एग्रीमेंट किया है आपको वो फॉलो करना है। ओके। देन fiduciary duty towards LLP and partners. Fiduciary, 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 fiduciary duty towards LLP and its partners। मतलब क्या? All partners are basically you have to be loyal and honest to all the partners and the partnership firm. Okay, partners are supposed to act honestly and loyally towards each other. Okay, ठीक है। अब इसके बाद ना इन्होंने बीच बीच में ये चीज़ें दी है और बहुत कंफ्यूजिंग है ये, एक अलग 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 पढ़ना। तो इनके जो पेनल्टीज़ हैं या ऑफेंसेस हैं, है ना, और उसका क्या जेल होगी कि फ़ाइन होगा, का कितने का फ़ाइन होगा, ये एक बार इसका एक फटाक से लिस्ट लिखते हैं कि क्या क्या ऑफेंस है, कि डेजिग्नेटेड पार्टनर ने ये फाइल नहीं किया तो कितना फ़ाइन लगेगा, ये टैक्स का रिटर्न इतने दिन में नहीं फाइल किया तो कितना पेनल्टी लगेगा, किसके लिए इम्प्रिजनमेंट लगेगा, ये लिखते हैं। तो पहले लिखो फेलियर टू कंप्लाई विथ प्रोविजंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन and naming of LLP. Failure to comply with provisions related to incorporation and naming of LLP. And and LLP. तो बेसिकली लेट्स से मैंने आपको कल इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर बताया ना, कि आपको पहले आपका नाम रिजर्वेशन का फॉर्म फिल करना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो लेट्स से अगर आपने झूठे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए, फेक डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए, इनकम्प्लीट तो नहीं बट लेट्स से फेक कर दिए, है ना। इसमें दूसरा भी एक चीज़ है कि जो मैं आपको बता रही थी कि इवन वो एडवोकेट हैज़ टू वैलिडेट, या CA, CS, CMA आल्सो हैज़ टू वैलिडेट, है ना, वो स्क्रूटिनाइज करना है। तो इसमें अगर आपने कुछ झूठा इन्फॉर्मेशन दिया है कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं और ही है और आपका खोलो
और आपका आपने एड्रेस कहीं और का ही दिया है, अगर आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया है लेकिन आरओसी को अपडेट नहीं किया है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि वॉट एवर यू आर गोइंग टू चेंज यू हैव टू अपडेट। आपको कोई बोल नहीं रहा है कि ये मत करो, बट जैसे ही यू चेंज यू हैव टू लेट द आरओसी नो, है ना। तो उसके फॉर्म्स का मैंने दिखाया ना आपको कि पूरा लिस्ट है उधर, हर चीज़ का फॉर्म है उनके पास, आपको बस वो फॉर्म फिल करना है, सेंड करना है और पैसे पे करने हैं उसके। तो अगर बट आप वो टाइम टू टाइम नहीं करते हो तो क्या प्रॉब्लम होने वाली है, तो वो कह रहे हैं कि फाइन ऑफ 10,000 रुपीज, फाइन ऑफ 10,000 रुपीज। ठीक है, लेट्स से आपने एड्रेस चेंज किया और आपने नहीं बताया कि आपने एड्रेस चेंज किया, तो पहले वो बोलेंगे कि पहले तो तुम फाइन पे करो 10,000 रुपये। ओके, तो लेट्स से कि आज क्या तारीख है, 7 मई, 7 मई को आपने एड्रेस चेंज किया, लेकिन आपके पास अब है 1 महीना 30 डेज कि आप जाके आरओसी को इन्फॉर्म करें कि हमने एड्रेस चेंज किया। अगर आप अपना एड्रेस नहीं चेंज करते हैं 23 दिन में उनको, या चेंज करते हो बट 30 दिन में उनको इन्फॉर्म नहीं करते हो, तो वो क्या कहेंगे, पहले 10,000 फाइन भरो। ठीक है, बियॉन्ड 1 मंथ, 30 दिन आपको मिले थे, आपने नहीं किया, आपने 10,000 उन्होंने पे बोला आपको फाइन पे करने के लिए, आपने फाइन पे नहीं किया। अब उसके बाद जितना टाइम आप लेते हो फाइन पे करने के लिए, उसके लिए पर डे वो बोलेंगे 100 रुपए। समजताय? 7 मेला तुम्ही ऑफिस चेंज केलं, मग आता तुमच्याकडे 30 दिवस आहेत त्यांना इन्फॉर्म करायला, म्हणजे किती, 6 जून पर्यंत तुमच्याकडे वेळ, करेक्ट, टू लेट देम नो की दैट एड्रेस हैज बीन चेंज्ड। आपने नहीं चेंज किया, अब उन्हें पता चल गया कि आपने चेंज नहीं किया, तो पहले वो बोलेंगे 10,000 पे करो। ओके, अब 10,000 आपने पे कर दिया, लेकिन आपने फिर भी उनको नए रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस नहीं दिया, तो वो क्या करेंगे, पर डे आफ्टर 7 जून आपको 100 रुपए पे फाइन करना। ठीक है, अंडरस्टूड? नाउ देन ये समझ आया? अच्छा, ये फाइन 10,000 की किसके लिए है, LLP के लिए। ठीक है, 100 रुपीज फाइन एवरी डे फॉर, जब तक आप पे नहीं करते हो। अब ये जो फाइन्स हैं ये किसको एप्लीकेबल है, पार्टनर को एप्लीकेबल है कि फर्म को एप्लीकेबल है? फर्म को एप्लीकेबल है, पार्टनर को एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर आपने, जैसे मैंने कहा 10,000 पे किए लेकिन फिर भी अपडेट नहीं किया, उसके बाद वो क्या करेंगे, पार्टनर को भी फाइन अप्लाई करेंगे, ऑल पार्टनर्स को अप्लाई करेंगे। करते हैं? ओके, अच्छा, मैक्सिमम कितना फाइन लगा सकते हैं वो आपको, मैक्सिमम LLP को फाइन इसके लिए वो 1 लाख लगा सकते हैं और पार्टनर को मिनिमम 50,000 लगा सकते हैं। तो पहले इनिशियल 1 महीने के बाद अपडेट नहीं किया इसीलिए 10,000, उसके बाद जितने दिन आप अपडेट नहीं करते हो 100 रुपए, फिर आपने 6 महीने नहीं किया तो 6 महीने कितने होते हैं, 180 डेज, 180 डेज इंटू 100 रुपीज, 1,80,000। बट क्या वो 1,80,000 फाइन का लगा सकते हैं आपको? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम का लिमिट क्या है, 1 लाख और पार्टनर्स के लिए 50,000। ओके, चलो, देन दूसरा उनका प्रोविजन ये कहता है कि आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपॉइंट करने हैं। कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपॉइंट करने हैं आपको? मिनिमम 2। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट तो किया है, 2 किए हैं, और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर आपका छोड़ के चला जाता है,
या मर जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है क्या, तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपको कंपल्सरीली 6 महीने के अंदर एक और डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना है। अगर आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट नहीं किया, अगेन ये जो प्रोविजन मैंने आपको बताई है ये डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए अप्लाई नहीं होती, ये प्रोविजन अप्लाई होती है फॉर ऑल पार्टनर्स, कि मेरे 4 पार्टनर्स है, 3 मर गए, अब ये बचा। ओके, अब ये डेजिग्नेटेड पार्टनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक पार्टनर बचा है तो 6 महीने के अंदर आपको क्या करना है? दूसरा पार्टनर अपॉइंट। मैं वो नहीं कह रही हूँ, वो तो प्रोविजन है दैट एग्जिस्ट। मैं अब कह रही हूँ कि 4 पार्टनर्स हैं, ओके, उसमें से ए और बी जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है। अब बी छोड़ के चला गया, बट ए, सी और डी एग्जिस्ट करते हैं, तो सी और डी में से किसी एक को और डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम 2 चाहिए। अब ऐसे सिचुएशन में जब आपके पार्टनर्स एग्जिस्ट करते हैं बट आपने वो कंप्लायंस पूरा नहीं किया है कि दूसरा इनमें से कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा, या दोनों बनेंगे या तीनों बनेंगे, ये आपने अगर इन्फॉर्म नहीं किया, ये अगेन आपको कितने दिन में आरओसी को बताना है? 30 डेज, 1 महीने के अंदर उनको बताना है कि कौन नया डेजिग्नेटेड पार्टनर है, एक और कौन बनेगा। अगर आपने नहीं बनाया तो फाइन। कितना फाइन? मिनिमम 5000 का फाइन। तो 1 महीने में बताना है, 1 महीने बाद आपने नहीं बताया तो पहले तो मिनिमम 5000 का फाइन आपको भरना है, ठीक है। अच्छा, ये 5000 का फाइन भरने के बाद भी अगर आपने उनको नहीं पे बताया है तो कितना फाइन? मैक्सिमम 50,000, मैक्सिमम 50,000, और पार्टनर को मैक्सिमम 25,000। Okay, then if LLP fails to maintain a registered office, ये आपको टेक्स्ट बुक में चैप्टर में ओवरऑल सब जगह मिलेगा, ये अब मैं क्लब करके आपको एक ही बार में बता रही हूँ ताकि हर बार आपको ढूंढना ना पड़े कि ये इन्फॉर्मेशन क्लब करके एक ही जगह मिल गई। पेनल्टी एंड ऑफेंसेस रिलेटेड इसीलिए बता रही हूँ। मैं मेंटेन अ रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग कम्युनिकेशन, मतलब आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर दिया है या आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में कोई काम ही नहीं करता है, आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे कम्युनिकेशन का ध्यान नहीं देते हो कि आरओसी ने कोई लेटर भेजा तो उसे कोई रिसीव नहीं कर रहा है ना, क्रेडिटर्स आप आ रहे हैं लेकिन कोई देख नहीं रहा है, तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे होना चाहिए? मेंटेन्ड होना चाहिए। अगर वो मेंटेन नहीं है तो मिनिमम फाइन है 50, मैक्सिमम फाइन है 50,000, एलएलपी एंड एवरी पार्टनर 50,000 का फाइन लग सकता है। एंड एक्नॉलेजिंग कम्युनिकेशन, मतलब जब आप ऑफिस में, अब जैसे सीएमए का ऑफिस है ना यहाँ पे, तो उनको हर रोज कोई ना कोई खत भेजता होगा, कुछ ना कुछ लेटर्स आते होंगे, तो ये लेटर्स आप एक्नॉलेज करते हो क्या, रिसीव करते हो क्या, लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे हो क्या, क्रेडिटर्स से कम्युनिकेट कर रहे हो क्या, टैक्स अथॉरिटीज से कम्युनिकेट कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो तो फाइन 50,000, मैक्सिमम 50, कम कितना भी लग सकता है। कौन डिसाइड करेगा कितना फाइन लगेगा? आरओसी डिसाइड करेगा कितना फाइन लगेगा। ओके, देन देयर इज अ प्रोविजन दैट सेज दैट every LLP has to use compulsorily, mandatorily, every LLP compulsorily, mandatorily has to use LLP in their name। ये जो लेटर्स हैं LLP,
या पूरा वर्ड्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, आपका चॉइस है, आपको क्या इस्तेमाल करना है, एलएलपी करना है कि पूरा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इस्तेमाल करना है। ये आपके नाम में कंपल्सरीली आना चाहिए। जैसे प्राइवेट कंपनी के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो प्राइवेट कंपनी के लिए क्या कंपल्शन है, पीवीटी एलटीडी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये जरूरी है। पब्लिक लिमिटेड के लिए क्या कंपल्सरी है, सिर्फ एलटीडी चाहिए। पहले पब्लिक लिमिटेड होता था बट अब सिर्फ लिमिटेड चलेगा। तो सिमिलरली अगर आपकी एलएलपी है और आपने रजिस्टर की है तो आपके नाम में कंपल्सरीली एलएलपी आना चाहिए। तो सिर्फ आना चाहिए मतलब क्या कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे लिखा है बट आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर जो बोर्ड लगाया है उस पे नहीं लिखा है, या आप जो ईमेल्स भेजते हो उसमें आप एलएलपी नहीं लगा रहे हो, या आपके जो लेटर हेड्स होते हैं उस पे आप एलएलपी नहीं लिख रहे हो, तो आपको फाइन लग सकता है। तो ये जो आप एलएलपी इस्तेमाल करते हैं, आपके एलएलपी का नाम है, आपके बिजनेस का नाम है, आपको ऐसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये एलएलपी कंपल्सरीली वॉट एवर करस्पॉन्डेंस दैट यू हैव, वॉट एवर ईमेल यू आर सेंडिंग, बिजनेस का नाम है, इंस्टाग्राम पेज का नाम है, आपके सबके इसमें आपका एलएलपी आना चाहिए। तो ये क्या है, इसके अगर ये आप फॉलो नहीं करते हो तो इसके लिए फाइन क्या है, 10,000 रुपीज फाइन। maximum is 10,000, minimum is depending on ROB. ओके कितना ही पता चलता होगा यार, बट इतने सारे एलएलपीज होंगे जो रजिस्टर्ड होंगे, आरओसी किसके ऊपर ध्यान देता होगा इतना। अगर बहुत सक्सेसफुल फेमस एलएलपी है तो में भी शायद ध्यान जाता होगा, who knows। तुम जब प्रैक्टिस करने लगोगे तब तुम्हें पता चलेगा इसमें। ओके चेंज इन पार्टनर्स, ओके अगर आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है या रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है या क्या इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर है, डेथ ऑफ अ पार्टनर है, बिजनेस तो नहीं रुक रहा है, रुकेगा क्या, क्यों, एलएलपी पर उसका टर्म क्या है जो तुम इस्तेमाल करोगे, एग्रीमेंट में नहीं, क्या बोलते हैं उसे, एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ और इंसॉल्वेंसी कुछ भी हो जाए एलएलपी को अफेक्ट नहीं करेगा, क्यों, परपेचुअल सक्सेशन, बिकॉज दे आर सेपरेट लीगल एंटिटीज, दैट इज व्हाई इट हैज परपेचुअल सक्सेशन। पता सब कुछ है, बस तुमको क्या बत्ती जलती नहीं है तुम्हारी, पता नहीं क्यों। ओके देन तो यही कि अगर आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हुआ है, रिटायरमेंट हुआ है, डेथ हुआ है, इंसॉल्वेंसी है, वॉट एवर इट इज, बिजनेस तो नहीं रुक रहा है। वो ये भी नहीं कह रहे हैं तुमको कि तुम रुकाओ या डिसॉल्व करो, नहीं, बस जो कुछ भी कर रहे हो हमको इन्फॉर्म करो। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हुआ है तो वो इनकॉर्पोरेशन वाले फॉर्म के डिटेल्स के साथ तुमको वो फॉर्म भेजना पड़ेगा फिर से कि ये पार्टनर ऐड हुआ है ना, या ये पार्टनर रिटायर हुआ है, या इसकी डेथ हुई है, या इसका इंसॉल्वेंसी हुआ है, जो कुछ भी है ना। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते, एक तो कितने दिन में इन्फॉर्म करना है, 30 डेज में, नहीं इन्फॉर्म करते हो तो फाइन लगेगा मैक्सिमम 10,000 रुपीज। ओके ठीक है, ये 10,000 एलएलपी को भी लगेगा और किसको लगेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर को लगेगा। ठीक है 20,000, बट वो फर्म के अकाउंट में से 10,000 जाएंगे, मेरे डेजिग्नेटेड पार्टनर के अकाउंट से 10,000 जाएंगे। अब तुम्हारा इंटरनल कनेक्शन तुमको कैसे बिठाने का है तुम बिठाओ, तुमको क्या, अब पकड़े गए तो, नहीं पकड़े गए तो, मतलब अगर तुम 5 लोग हैं और पिछले महीने ही मेरा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो गया है लेकिन अब हमने इन्फॉर्म नहीं किया है
तो हम अगर हमारे अकाउंट्स को इतना फर्क नहीं पड़ता है तो हम क्या बोलेंगे इसी महीने पार्टनर एडमिट हुआ है, ताकि 10,000 का फाइन मच जाए। या फिर ऐसा भी बहुत बार होता है कि इतनी बड़ी फर्म होती है, इतना पैसा होता है, इतना सब कुछ होता है कि 10,000 इज नथिंग, तो पे 10,000 रुपीज, बिग डील, उसमें क्या है। और अगर इतनी बड़ी फर्म है और इतनी अच्छी फर्म है, इतना उनका व्हाटएवर बिजनेस चल रहा है, तो उनका लीगल डिपार्टमेंट भी बहुत बार स्ट्रांग होता है, तो वो ये सब चीज़ों का ध्यान ही रखते हैं कि आ गया तो फटाफट दे देने का, ऐसा भी होता है। नहीं किया तो ओके। देन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, ओके। इफ एन LLP कैरीज ऑन अ बिजनेस, if an LLP carries on a business with an intention to fraud, if an LLP carries on a business with an intention to fraud, then penalty of rupees 50,000, लक्ष्मी चिट फंड टाइप का कुछ अगर तुम बिजनेस चला रहे हो पता चला तो 50,000 का फाइन है। और अगर फाइन पे नहीं कर रहे हो तो हर दिन का 100, फाइन नहीं पे कर रहे तो हर दिन का 100, ऊपर से मैक्सिमम कितना देगा करना पड़ेगा, बट 5 लाख, कम ही है। मतलब फ्रॉड करके अगर मैंने 1 करोड़ कमा लिया और ROC बोल रहा है 5 लाख दो, तो भाई मैं खुश हूँ, लो 5 लाख, मेरे को फिर भी 95 मिल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पैसे तुमने कहीं किसी से तो लिए ही होंगे, तो उसको तुमको वापस देने ही होंगे, तो वो कहीं ना कहीं से तुम्हारी लायबिलिटी आएगी। कहाँ जाएगा? मेरे ज्ञान का गलत इस्तेमाल करते हो तुम लोग, ऐसा लगने लगा है मुझे। हाँ करते हैं, हाँ मैंने तुमको बताया भी है कि पुणे का ही केस है ये। नहीं पुणे का ही केस है। देयर वर 2 पार्टनर्स, वन ऑफ देम वाज अ फ्रॉडुलेंट पार्टनर, और उनका बिजनेस यही था कि 25 दिन में पैसा डबल टाइप की कोई उनकी स्कीम थी, और अच्छा खासा 4-5 साल उन दोनों ने बिजनेस चलाया। टाइम टू टाइम लोगों को पैसे देते थे, टाइम टू टाइम पेमेंट्स करते थे, रिटर्न्स देते थे, और लोग बहुत खुश थे कि यार रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है, कि बैंक में 7% मिल रहा है, इसके पास 12-13% मिल रहा है, तो दे वर वेरी हैप्पी। और जैसे ही मौका मिला, उसमें से जो एक पार्टनर था उसने सारा पैसा लिया और दुबई भाग गया। तो तुम यकीन नहीं करोगे, तो वो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालता है कि मैं इधर घूम रहा हूँ, उधर घूम रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कि यहाँ पुणे में जो लोग जिनका पैसा इन्वॉल्व था, उनके लोग वहाँ पे जाके जो दुबई में रहते हैं, उन्होंने उसको ढूंढना भी है, लेकिन कर क्या सकते हो तुम? क्या कर सकते? हाँ मतलब दुबई का गवर्नमेंट अगर अलाउ करेगा कि हाँ ठीक है पकड़ो इसको, तो पकड़ लेंगे, नहीं अलाउ करेगा तो नहीं करेंगे। हाँ, आपकी जुरिस्डिक्शन पकड़ने की अपनी ही कंट्री में, उसके बाहर नहीं है। उसके लिए आपको गवर्नमेंट के साथ ट्रीटी बनाना पड़ता है। तो अच्छा कितना 25-30 करोड़ तो लेके भागा होगा वो। हाँ किसके अकाउंट? हाँ कैसे? हाउ? पर कैसे? किती छान ना, मला 5% ना त्याच्यातले, मी खुश, लाइफ बन जाएगी हमारी, है कि नहीं? ओके सो अच्छा, इसके यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि LLP का जो बिजनेस है वो फ्रॉडुलेंट है। ओके 5 लाख तक का फाइन है। देन इफ LLP fails to file, if LLP fails to file statement of accounts,
तो एलएलपी को अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फाइल करना है आरओसी के पास कि हर साल तुमने क्या क्या किया, क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस हुआ, क्या ट्रेडिंग की, क्या किया, सब कुछ बैलेंस शीट फाइल करनी है। और उसके साथ एक और चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंसी स्टेटमेंट। पढ़ा है क्या तुमने इसके बारे में? पढ़ा है? सॉल्वेंसी स्टेटमेंट होती है। अब सॉल्वेंसी स्टेटमेंट उनको फाइल करनी है हर साल कि हम सॉल्वेंट है, आर इनकम इज मोर देन आर एक्सपेंस, वी आर सॉल्वेंट। तो ये आपको हर साल फाइल करना है। ये अगर आप फाइल नहीं करते हो तो मैक्सिमम 1 लाख पेनल्टी फॉर द फर्म and maximum 50,000 rupees penalty for designated partner. Okay. सिमिलरली आपको एनुअल रिटर्न भी फाइल करना है। एनुअल रिटर्न भी आपको फाइल करना है, सॉल्वेंसी स्टेटमेंट भी करनी है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भी करनी है। ओके, बोथ सबके लिए 1 लाख रुपए फाइन फॉर फर्म एंड 50,000 फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, ओके। Okay, let's talk about conversion of LLP. अब LLP क्या कन्वर्जन, LLP के कन्वर्जन के बारे में बात नहीं कर, कोई और फॉर्म ऑफ बिजनेस है उनका LLP में अगर कन्वर्जन करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है, एंड वो सब कुछ। ठीक है, प्रोसेस है, सिंपल है, ऑलमोस्ट सबका सिमिलर है, कोई ये नहीं है। बट उस दिन जैसे मैंने कहा कि सोल प्रोप्राइटर एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। सोल प्रोप्राइटर कैसे होगी एलएलपी में? अगर तुम पार्टनर्स ले आ पाओ तो तुम एलएलपी बन सकते हो, बट टेक्निकली सोल प्रोप्राइटर तो नहीं हो सकता। क्यों? हम फॉर्मेशन के बारे में बात नहीं करनी, हम कन्वर्जन के बारे में बात करें कि तुम ऑलरेडी कोई एग्जिस्टेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, अब तुम्हें कन्वर्ट होना है एलएलपी में। ओके, तो सिर्फ 3 टाइप के चीज़ें कन्वर्ट हो सकती है एलएलपी में। एक है पार्टनरशिप फॉर्म इनटू एलएलपी, दूसरा प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी, एंड तीसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। ठीक है, इसके अलावा कोई और एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। बचा क्या? एक्चुअली कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि ना प्रॉफिट मोटिव नहीं है उसका। दूसरा क्या बचा? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, है ना, बिकॉज दे हैव मेनी शेयर होल्डर्स, और उनका शेयर होल्डर आज कल परसों चेंज हो सकता है, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर्स है, तो कैसे तुम जाके पकड़ोगे और उसका कन्वर्जन का कंसेंट लोगे? बट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है वो कन्वर्ट हो सकती है। व्हाट इज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड व्हाट इज लिस्टेड पब्लिक कंपनी? करेक्ट, कंपनी that is listed on Bombay Stock Exchange or National Stock Exchange.
नाउ व्हॉट इज द डिफरन्स? क्या इतना असं काय बिघडतं की कंपनी लिस्टेड असेल का नॉन लिस्टेड असेल? Large number of shareholders spread anywhere in the world. That is the problem with listed and unlisted public company. अगर आप लिस्टेड है तो आपकी पब्लिक कंपनी है तो आप अपने शेयर होल्डर्स को ट्रैक डाउन नहीं कर सकते. आप हर एक मिनट जब आपका शेयर ट्रेड हो रहा है आप नहीं उनसे पूछ सकते. बट अगर आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो चांस तो आपका शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है लेकिन वो इतना जल्दी ट्रेड नहीं हो रहा है क्योंकि उसका प्रोसेस अलग है. लिस्टेड कंपनी है इसका मतलब क्या? अभी इधर मैं फोन खोल के कर सकती हूँ, है ना, शेयर बेच सकती हूँ, खरीद सकती हूँ क्योंकि वो कंपनी लिस्टेड है. लिस्टेड है इसलिए उसके एप्स है, उसको मैं ट्रैक कर सकती हूँ, उसका पोर्टफोलियो देख सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ. बट बिकॉज इट इज अनलिस्टेड उसकी कोई ऐप पे उसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोई स्टॉक एक्सचेंज पे उसकी रिकॉग्निशन नहीं है. तो जितना फास्ट उसका क्या शेयर बेचा जा सकता है जबकि लिस्टेड कंपनी पे बेच सकता है उतना फास्ट पब्लिक लिस्टेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का शेयर नहीं ट्रेड हो सकता. दैट इज वाई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का कन्वर्जन एलएलपी में हो सकता है. प्राइवेट कंपनी का हो सकता है क्योंकि उसके शेयर्स एनीवे फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है और पार्टनरशिप फर्म तो एलएलपी में कन्वर्ट हो ही सकती है. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज नोट कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हु कैन बी अ पार्टनर इन एन एलएलपी एंड कन्वर्जन ऑफ एलएलपी, कन्वर्जन ऑफ अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस इनटू एलएलपी. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. कैन अ पार्टनरशिप फर्म बी अ पार्टनर इन एल एल पी? नो, इट कैनॉट बी. 9 चीजें लिखी ना हम लोगों ने कल, उसमें वो आता है क्या? नहीं आता है. बट पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करती है. अब उनको खुद को एलएलपी में कन्वर्ट होना है तो क्या वो कर सकती है? कर सकते हैं. ठीक है, तो चलो पहले तो हम देखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म इनटू एलएलपी. Okay, conversion of partnership firm into LLP. Okay, उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट क्या है? आप तभी पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं जब आपके सारे पार्टनर्स अप्रूव करते हैं कि हमको एलएलपी में कन्वर्ट होना है. ओके, अब आपको पार्टनरशिप का ये याद होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2 टाइप के डिसीजन मेकिंग्स है. क्या है? दो टाइप के अथॉरिटी है, 2 टाइप के डिसीजन मेकिंग होते हैं. क्या 2 टाइप के डिसीजन मेकिंग होते हैं? जल्दी करते और करो रे बाबा, अभी 6 बज जाएंगे. ऑनलाइन क्लास. व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग्स दैट वी डिड अंडर पार्टनरशिप? इसी में टाइम चला जाएगा. एक वो होता है दैट इज ऑर्डिनरी बिजनेस रिलेटेड मैटर्स और एक वो होता है दैट अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस, है ना. एक वो है कि डे टू डे आप डिसीजन मेकिंग लो, उसके लिए आपके मेजॉरिटी पार्टनर्स ने एग्री कर दिया, ओके, नो प्रॉब्लम. बट जो आपके बिजनेस के नेचर को, स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले हैं उसको क्या हम कहते हैं? वो चलेंगे क्या? वो तुम ऐसे मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन लेके चलोगे क्या? नहीं, उसके लिए क्या चाहिए? कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कंपलसरी कंसेंट. तो अब जब हम कह रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है, ये ऑर्डिनरी डिसीजन है, डे टू डे डिसीजन है? नहीं, इट इज अफेक्टिंग योर नेचर ऑफ द बिजनेस, स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस. तो उसके लिए कंपलसरीली सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए. ओके, अब कंसेंट चाहिए, ये तो पहला एक तो ये रिक्वायरमेंट कि
6 पार्टनर्स है, 6 के 6 हाँ बोलेंगे तभी वो होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि कोई भी पार्टनर, वंस यू हैव डिसाइडेड कि अब हम कन्वर्जन करेंगे, ओके, ये कन्वर्जन करने के लिए हम 6 के 6 पार्टनर्स एलएलपी में जाएंगे। मतलब 6 पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप में, ये 6 के 6 पार्टनर्स जब एलएलपी में जाएंगे, एग्री होंगे और वो पहुंचने चाहिए, तभी ये वैलिड है। ओके मतलब क्या, सपोजिंग इफ आई डोंट एग्री, मैं एग्री नहीं करती हूँ कि एलएलपी नहीं बननी चाहिए, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? आप मुझे क्या बोलते हो कि भैया फिर तुम रिटायर हो जाओ, अपना पैसा ले लो और रिटायर हो जाओ, करेक्ट। अगर मैं कहती हूँ नहीं बट आई डोंट एग्री विद दिस, देन कैन यू बिकम एन एलएलपी? यू कांट बिकम एन एलएलपी। मैं कहती हूँ ठीक है तुमको एलएलपी बनना है, तुम बोलो मेरा पैसा मुझे दे दो, तो अब मुझे क्या करना है? रिटायर हो जाना है, अपना इंटरेस्ट जो है, अपना पैसा जो है, अपना कैपिटल जो है, प्रॉफिट जो है, वॉट एवर इट इज, मुझे वो अपने पैसे लेने हैं। अब तुम 5 डिसाइड कर सकते हो कि ठीक है एलएलपी बन गए, है ना। अब उसका बीच का प्रोसेस करके तुम एलएलपी बन जाओगे। जैसे ही तुम एलएलपी बनोगे, अगेन फिर तुम लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड हो जाएगी वगैरह, वो तो ठीक है, बट ये प्रोसेस के दौरान आप कोई नया पार्टनर एलएलपी में भी ऐड नहीं कर सकते कि पार्टनरशिप कन्वर्ट हो रही है, 5 लोग हैं, कोई और इंसान है जो 6th ऐड हो गया व्हेन यू हैव बिकम एलएलपी, नो नॉट अलाउड। तुम पार्टनरशिप में 5 लोग थे, तुम एलएलपी बन रहे हो तो 5 लोगों की बनेगी। अगर तुम चाहते हो कि कोई और पार्टनर ऐड हो, मैं छोड़ के जाऊं और ऐड हो, तो व्हेन यू आर अ पार्टनरशिप फर्म, मुझे रिटायर करो, दूसरा पार्टनर एडमिट करो, फिर तुम 6 लोग एलएलपी बनो, चलेगा। या फिर हम 6 लोग पहले एलएलपी बन जाएंगे, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगी, फिर तुम नए पार्टनर को ऐड करो, चलेगा। बट वाइल द कन्वर्जन प्रोसेस इज गोइंग ऑन, नो एडमिशन, नो रिटायरमेंट, नथिंग। जितने पार्टनर्स हैं उन सब का कंसेंट 100% चाहिए और वो सारे के सारे ट्रांसफर हो जाएंगे एलएलपी में, तभी वो एलएलपी की ट्रांसफर कन्वर्जन वैलिड मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। ओके देन इसके लिए आपको क्या करना है? अब ये इजी है एकदम, ये 2 चीजें आप समझ गए, इसके लिए इजी है। पहली चीज आपको क्या करनी है? नेम ऑफ एलएलपी, करेक्ट। दूसरा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, करेक्ट, उनका DPIN, देन इनकॉर्पोरेशन स्टेटमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो हमने लिखा ना कल, हाँ, बिजनेस एड्रेस, प्रपोज बिजनेस, आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन, आपके इंडिविजुअल पार्टनर्स कौन, आपके बॉडी कॉर्पोरेट्स कौन, उसका नॉमिनी कौन, उसका क्या नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन, वो इंफॉर्मेशन, उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुंडली, सब कुछ। देन नॉन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, देन बॉडी कॉर्पोरेट, उनका नॉमिनी, फिर declaration and signed by advocate, chartered account, CA or CS and CMA and then ROC, करेक्ट। ये पूरी प्रोसेस आपको कन्वर्जन के लिए करनी ही है, ये आपको याद रहेगा। ओके इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद ROC क्या करेगा? आपको देगा LLPIN, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन, वो आपको दे देगा। देन LLP फॉर्म हो जाएगी आपकी, कन्वर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा फिर? LLP कन्वर्ट हो जाएगी तो पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। दूसरी एक चीज आपको क्या करनी पड़ेगी? वो तो करना ही है, एक चीज रह गई। पार्टनरशिप में अगर आपका LLP एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आपको LLP में पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे कंपलसरी नहीं है लेकिन यहाँ पे तो है। अच्छा फिर आपको इन्फॉर्म करना है, किसको इन्फॉर्म करना है? ROC को। तो ये सारा प्रोसेस ROC के पास ही तो करना है आपको। न्यूज़पेपर में तो इन्फॉर्म नहीं करना है, बट
लोगों को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा, किन कौन से लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा? इनकम टैक्स ऑफिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम पार्टनरशिप फर्म थे, अब हम एलएलपी बन चुके हैं, ये हमारा नाम है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। लेट्स से जीएसटी को बताना पड़ेगा आपको, ओके। और किसको बताना पड़ेगा? क्रेडिटर्स को बताना पड़ेगा, आपके डेटर्स को बताना पड़ेगा, आपने अगर लोन लिया है, किसी को दिया है, आपके बिजनेस कॉन्टैक्ट्स है ना, उन सबको आपको बताना पड़ेगा कि अब हम पार्टनरशिप फर्म थे, अब हम क्या बन गए हैं? एलएलपी बन गए हैं। ओके, देन छोटी छोटी चीजें, अगर पैन कार्ड बनवाया है, शॉप एक्ट बनवाया है, आपका बिजनेस अगर फूड रिलेटेड है तो आपको फूड के लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। ये सारे अथॉरिटीज जिसके लिए आप कनेक्टेड है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, कस्टम्स है, आपका जिस भी टाइप का बिजनेस है, उन सारे अथॉरिटीज को आपको इन्फॉर्म करना है कि पार्टनरशिप फर्म थे, एलएलपी बन गए, पार्टनरशिप फर्म थे, एलएलपी बन गए। ओके, इज दैट क्लियर? अच्छा, आपके जितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है, जितने सारे डीलर्स है, वेंडर्स है, उनको भी आपको बताना है कि हमारा पार्टनरशिप था, अब हम कन्वर्ट हो गए, क्या बन गए? एलएलपी बन गए। ठीक है, ये सिंपल है। अथॉरिटीज को, क्रेडिटर्स को कितने दिन में बताना है? 15 डेज में इन्फॉर्म करना है, 15 दिन में इन्फॉर्म करना है। ओके, इन्फॉर्म नहीं किया आपने तो क्या हो जाएगा? पेनल्टी लगेगा। कितना पेनल्टी लगेगा? कितना पेनल्टी लगेगा? 10,000 रुपये पेनल्टी है, और उसके बाद भी अगर आप नहीं कंप्लाई करते हो तो 100 रुपीज पर डे, फिर टू एक्सटेंट ऑफ 1 लाख। अच्छा, जब मैं ये कहती हूँ कि अब इसके बाद आपको एक चीज ये तो लिखना ही है जो हमने अभी डिस्कस किया, वो आई होप लिख के लिया है। इसके बाद आपको 1 साल तक, जैसे ही आप कन्वर्ट हो गए हैं पार्टनरशिप से, नाउ दैट यू हैव बिकम एन एलएलपी, आपको 1 साल तक अपने सारे करस्पॉन्डेंस के साथ, मतलब आप किसी को लेटर भेजते हैं, आप किसी को इनवॉइस निकालते हैं, आप परचेस ऑर्डर निकालते हैं, आप किसी को मेल भेजते हैं, आप बिल बनाते हैं, है ना, ये सारी क्या है? करस्पॉन्डेंस है आपकी, इसको करस्पॉन्डेंस बोला जाता है। ये सारी जो करस्पॉन्डेंसेस है, इनके ऊपर आपको ये स्टेटमेंट लिखवाना है दैट दिस बिजनेस वाज अ पार्टनरशिप फर्म एंड नाउ हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एलएलपी अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो आप देखोगे कि कोई अगर ऐसी एलएलपी है जो न्यूली फॉर्म हुई है, वो आपके मेल तक में लिखवाती है ये सेंटेंस, ऐसा लास्ट में डिस्क्लेमर में आता है ना। या फिर अगर कोई लेटर है, आप सीएमए से कभी लेटर देखा है? सीएमए इंस्टीट्यूट का लेटर हेड तो देखा होगा ना। अभी आप क्या इंटर्नशिप तो करके आए हो, तुम लेटर हेड तो देखी होगी। तुम्हें सर्टिफिकेट दिया, वो तो ऐसा वाला सर्टिफिकेट दिया क्या? तो जैसे हाँ, कंपनी का नाम लेता है, एड्रेस रहता है, उसका सील, लोगो रहता है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर रहता है। क्या नहीं है? असं कसं होईल? गव्हर्नमेंट ऑफिस आहे का? हाँ तो ठीक है, वॉट एवर इट इज, बट यूजुअली कंपनीज हैव लेटर, यूजुअली नहीं, कंपनीज हैव लेटर हेड्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का लेटर हेड होता ही है। तो लेटर हेड, जो आपके लेटर हेड्स है, आपका बिल बना रहे हो, आप कुछ भी बना रहे हो, आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। ये लिखना 1 साल तक कंपलसरी है आपको। अगेन आप नहीं लिखते हो तो 10,000 रुपये फाइन है, आपको कंपलसरीली ये लिखना ही है। ओके, इज दिस क्लियर? नाउ अगेन सिमिलर टू कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू एलएलपी। क्या चाहिए? कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। सेम प्रोसेस। क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या चेंज होगा इसमें?
क्या अलग है प्राइवेट कंपनी? डायरेक्टर्स, पर डायरेक्टर्स का पैसा लगा है क्या? डायरेक्टर्स का पैसा लगा है क्या प्राइवेट कंपनी में? किसका पैसा लगा है? तो जहां आपको सारे पार्टनर्स की परमिशन चाहिए थी, अब आपको यहाँ पे किसकी परमिशन चाहिए? सारे शेयर होल्डर्स की परमिशन चाहिए। आपके जब सारे शेयर होल्डर्स कंसेंट करेंगे, परमिशन देंगे कि ठीक है तुमको एलएलपी बनना है, हम तैयार है कि तुम एलएलपी बनो, तभी तुम एलएलपी बना सकते हो, तब तक तुम नहीं बना सकते। जितना भी शेयर होल्डर्स हैं, मेजॉरिटी वाला डिसीजन नहीं है, कंपल्सरीली 100% परमिशन कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स of the private company have to approve to become an LLP, only then you can become an LLP. हाँ, क्या है? नहीं कर सकते तुम। उसको बोलो फिर अपना शेयर बेचे, किसी और को दे जो तैयार है। नहीं कर सकते तुम। वो बोला नहीं करने का, मेरे को बेचने का भी नहीं है, मेरे को एलएलपी भी फॉर्म नहीं करने का, जो चलना है वैसे चल रहे। तो 200 में से एक भी बोल रहा है तो भी नहीं कर सकते। ओके, बट बहुत इसमें पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, हमको ऐसा बोलने में आसानी। प्रोविजन अलग है, लॉ का प्रैक्टिस अलग है, इसमें बहुत बहुत कुछ चीज़ें। खैर एनीवे, ओके, सो ठीक है। सो ये आपको पता चल गया कि कंपलसरी ऑल द शेयर होल्डर्स हैव टू अप्रूव, ओनली देन इट कैन बी कन्वर्टेड, एंड देन लिटरली एवरी अदर प्रोसेस इज सेम। आपको क्या करना है? नेम, डेजिग्नेटेड पार्टनर, DPIN, इनकॉर्पोरेशन, प्रपोज्ड बिजनेस, सब 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 सेम आपको फाइल करना है। वो फाइल करने के बाद इस बार आपको किसको इन्फॉर्म करना है? ROC को, ROC का कंपनी वाले डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है कि अब हम LLP बन चुके हैं। आपको और किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया है तभी तो तुम बन रहे हो ना LLP। क्रेडिटर्स को इन्फॉर्म करना है, डेटर्स को इन्फॉर्म करना है, और टैक्स अथॉरिटीज, जो ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई होती है सबको बता देना है कि भाई हम कन्वर्ट हो चुके हैं इनटू LLP। ओके, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड शेयर होल्डर्स। ओके, प्राइवेट कंपनी का क्या हो जाएगा जब वो कन्वर्ट हो जाएगी? ओनली LLP, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक इन केस ऑफ LLP। बट कंपनी जो क्या होगी वो हम क्या कहेंगे कि डिसॉल्व हो गई या वाइंड अप हो गई या लिक्विडेट हो गई, वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी ना। अब प्राइवेट कंपनी विल नॉट बी इनटू एग्जिस्टेंस, द LLP विल बी इन एग्जिस्टेंस। तो हम प्राइवेट कंपनी का क्या कहेंगे? बोलेंगे कि डिसॉल्व हो गई या लिक्विडेट हो गई, बट एंड converted into LLP. Similarly, unlisted public company, all the shareholders have to approve, majority वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, सबको अप्रूव करना ही है, एंड देन सेम वही प्रोसेस। इसमें एक चीज़ मैं भूल गई आपको बताना, यह है कि आपके जो सारे असेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सबके सब ट्रांसफ़र हो जाएंगे LLP के नाम पे, है ना। आपका क्या कह सकते हैं, कोई केसेस अगर आपके चल रहे हैं कोर्ट में, है ना, प्राइवेट कंपनी है, उसका कोई केस चल रहा है, अब उन्होंने सोच लिया कि हमको LLP बनना है, तो क्या वो केस LLP के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा। ऐसा अगर है कि पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, हमारा कोई केस चल रहा है पिछले 2 साल से, अब हम सोचते हैं कि LLP में कन्वर्ट होना है, हम LLP में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब कोर्ट का रिजल्ट आता है, 2 साल हो गए हम LLP में कन्वर्ट होके, अब कोर्ट का रिजल्ट आता है कि तुम्हारा जो केस जो चल रहा था उसमें हमारी गलती है, हमारे बिजनेस की गलती है, और कोर्ट हम पे फाइन लगाता है 10 लाख रुपए। ओके, अब ये पैसा किसके जेब से जाएगा? LLP की जेब से जाएगा कि पार्टनर्स की जेब से जाएगा?
और उसकी जो लायबिलिटी रहेगी वो लिमिटेड रहेगी कि अनलिमिटेड रहेगी? अनलिमिटेड रहेगी। क्यों? करेक्ट। तो केस कब शुरू हुआ था? जब पार्टनरशिप थी तब। तो आपकी लायबिलिटी इस केस के लिए अनलिमिटेड ही रहेगी, इवन दो यू हैव बीन कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। गुड। और अगर फर्म पे नहीं कर पाया तो पार्टनर्स पे करेंगे, क्योंकि तब आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। तो अब आपकी उस केस के लिए, सिर्फ दैट वन पर्टिकुलर केस, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। और इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ये इशू आया तो कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी ही है, उनको ये इशू नहीं आएगा। पर्सनली किसी भी शेयर होल्डर से पैसा नहीं जाएगा, इवन दो इफ इट वाज अ प्राइवेट कंपनी और नाउ दैट इट इज एन एलएलपी, बिकॉज दोनों का लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट लिमिटेड ही है। ओके, ठीक है। और कुछ डाउट है इसमें? कुछ इशू समझ नहीं आया है, ऐसा कुछ है? ठीक है, चलो।